सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। देखो, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी रेट क्या होता है? जिस रेट पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है, जिस रेट पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी रेट। प्राइस ऑफ द करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, या फिर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे हमारा एक $1 $1 कितना होता है? 70 से 80 रुपीस के बीच में चल रहा होता है। तो ये क्या हो गया? ये रेट हो गया उस करेंसी को एक्सचेंज करने का। अब आता है इस चैप्टर का टॉपिक 2, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। जो भी इस रेट अगर डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और ये रेट की एक खासियत होती है कि अपने आप चेंज हो जाता है। इसको हम दूसरा भी बोलते हैं फ्री एक्सचेंज रेट। इसका दूसरा नाम होता है फ्री एक्सचेंज रेट। अब देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है निकलता कैसे है। पहले फ्लेक्सिबल देखेंगे फिर फिक्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट निकलता कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का कर्व कैसे बनता है। देखो, सपोज ये एक ग्राफ है, ये जो है ये डिमांड कर्व है। यहां पे क्या है? यहां पे एक्सचेंज डिमांड है, और यहां पे क्या है? यहां पे रेट हम डिटरमाइन करेंगे। सपोज यहां पे रेट है 60 और यहां पर डिमांड है 200। अब यहां पे क्या होगा ना, यहां पे जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो गई तो जो हमारा रेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 50। अब दूसरी चीज यहां पे क्या होगी ना, यहाँ पे जो हमारा डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो गई थी? यहाँ पे थी 200 से 300 हो गई थी। अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 200 से 100 हो जाएगी। अब 100 हो जाएगी, जो हमारा एक्सचेंज रेट है ना वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अगर हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है तो जो एक्सचेंज रेट है वो कम होता है, और जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज होती है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमको यहाँ पे समझा रखी है। ये हमारा ग्राफ है, ये मिडल का पॉइंट है। अगर यहाँ पर इंक्रीज हो गई तो जो हमारा रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा डिमांड कर्व, और ये क्या है? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस इधर की साइड हम क्या करते हैं? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इधर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई को भी मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये होता है हमारा सप्लाई का कर्व। इस तरीके से हम अपनी सप्लाई निकालते हैं। सपोज 200 की सप्लाई है और 60 का रेट है। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? रेट। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? सप्लाई कितनी है। अब ये जो सप्लाई है ये इंक्रीज हो गई, यानी कि 300 हो गई, यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ से हम पहुँच जाएंगे इधर, और ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो गया? रेट भी हमारा ज़्यादा हो गया। अब सप्लाई हो जाएगी हमारी डिक्रीज, यानी कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 100 पे पहुँच जाएंगे। 100 पे पहुँच जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारी जो ये रेट है ये भी कम हो जाएगा। तो सप्लाई के अंदर हमने क्या देखा? सप्लाई अगर ज़्यादा होती है तो जो हमारा रेट है वो भी ज़्यादा होता है। सप्लाई अगर कम होती है तो हमारा जो रेट है वो भी कम होता है। इनके अंदर क्या होती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, और डिमांड के अंदर क्या आती है? इनवर्स रिलेशनशिप। यही हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सप्लाई अगर ज़्यादा होती है तो रेट भी ज़्यादा, सप्लाई कम तो रेट भी कम। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निकलता है। देखो,
ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। जहां पर भी ये दोनों आके मैच करेंगे उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, यहां पे बन जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारी डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल होंगे वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइन हो जाएगा। कौन सा रेट डिटरमाइन होगा, ये रेट होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अभी फिक्स्ड हमने नहीं देखा, फ्लेक्सिबल हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फ्लेक्सिबल डिमांड और सप्लाई की हेल्प से कैसे हम निकाल पाते हैं। तो अगर हमारी ये जो डिमांड कर्व है और ये जो सप्लाई कर्व है ये दोनों आकर मिल जाएंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो ये जो हमारी डिमांड और सप्लाई इधर हमने रिप्रेजेंट किया है और रेट इधर हमने रिप्रेजेंट किया है, हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट अपने आप निकल जाएगा। अब हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई और डिमांड चेंज होने की वजह से जो रेट है उस पर हम कैसे चेंजेस लाते हैं। देखो सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो गई, ये था डिमांड, ये था सप्लाई, ये हमारा ग्राफ था। अब क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, यानी कि डिमांड यहां पर पहुंच गई। अब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा, डिमांड सपोज इंक्रीज हो गई 200 से कितनी हो गई, 300 हो गई, तो जो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम बना इसमें क्या हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये नए, अब यहाँ पे क्या था 200 था और 60 का रेट था। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नया डिमांड कर्व बन गया, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। हमारी जो ये डिमांड और सप्लाई है ये भी ज़्यादा हो गई और जो हमारी रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर पिछली पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले अगर हमारे यूएस, सपोज हम यूएस डॉलर में काउंट कर रहे थे, 1 यूएस डॉलर के लिए कितने रुपीस लिए जा रहे थे, 60 लिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, तो 1 यूएस डॉलर्स के लिए कितने रुपए लिए जाएंगे, 1 यूएस डॉलर के लिए रुपए लिए जाएंगे 70। पहले हमारे कितने लिए जा रहे थे, 60, तो हमारी अब कितने लिए जा रहे हैं, अब 70 लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो करेंसी है वो क्या हो गई, वीक हो गई। और अगर हमारी करेंसी वीक होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं हम, अगर कोई भी चीज खराब होती है तो उसको हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी के ऊपर क्या लग गया, करेंसी डेप्रिसिएशन लग गई, मतलब कि हमारी करेंसी क्या हो गई, वीक हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा। डिमांड यहीं पे देख लेते हैं, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। पहले क्या था 200 की सप्लाई और डिमांड की और क्या था, रेट था 60 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, यानी कि हमारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये हमारा नया कर्व बना, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व हमारा नया पड़ा तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 100 हो गई, डिमांड और सप्लाई कम हो गई। और ये जो रेट है ये 80 नहीं, यहाँ पे आएगा 50, तो रेट भी क्या हो गया, रेट भी हमारा कम हो गया। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था हमारे साथ, पहले अगर हम यूएस डॉलर को 1 यूएस डॉलर को कंपेयर कर रहे थे तो वो कितने में जा रहा था, वो जा रहा था ₹60 में। और अब 1 यूएस डॉलर कितने में जाएगा, वो जाएगा ₹50 में। इसका मतलब हमारी ये क्या हो गई, करेंसी हो गई हमारी स्ट्रोंग। और अगर हमारी करेंसी वीक हो रही तो हम क्या कह रहे थे, करेंसी डेप्रिसिएशन। और अगर स्ट्रोंग होगी तो हम क्या बोलेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन। ये रहा इसका ग्राफ। अब देखते हैं कि अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा। देखो ये हमारा सप्लाई का कर्व, ये हमारा डिमांड का कर्व। ये हमारी कितनी थी 200 और 60। अब हमारी सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई यहाँ से खिसक के क्या आ गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई, यानी कि हमारा एक नया सप्लाई का कर्व बन गया। तो हमारी ये नया कर्व बन गया, यहाँ पे कितनी हो गई, सप्लाई और डिमांड हो गई 300 और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 50। इसका मतलब जो हमारी करेंसी पहले 1 यूएस डॉलर के लिए कितने रुपए में जा रही थी, 60 में जा रही थी। क्योंकि हमारी सप्लाई कम हो गई इसीलिए 1 यूएस डॉलर के लिए वो कितने में चली गई, वो चली गई 50 में। ये रहा 160 से हम कहाँ पर आ गए, 50 में आ गए। यानी कि हमारी करेंसी क्या हो गई, पहले 60 में जा रही थी अब केवल 50 में जाएगी। पहले जो काम 60 लोग कर रहे थे अब वो काम कितने लोग करेंगे, अब वो काम केवल 50 लोग करेंगे। इसका मतलब वो लोग क्या हो गए, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसी करेंसी
करेंसी के साथ होता है, करेंसी भी हमारी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, यानी कि करेंसी एप्रिसिएशन हमारे साथ हो गया। और हमने अभी स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि अगर जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है तो जो रेट है वो क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है, और सप्लाई अगर कम होती है तो रेट क्या होता है, रेट भी कम होता है। और यहीं पे हुआ, देखो सप्लाई यहाँ पे क्या हुई, 200 से 300 हुई, यानी कि 200 से क्या हुआ, 300 हुआ। तो हमारा रेट क्या हुआ, रेट भी 60 से क्या हुआ, 60 से 50 हो गया, यानी कि अब हमारी करेंसी क्या है वो कम रुपीस में जाएगी। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर ये कम रुपीस में जा रही है ना, इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक्सचेंज रेट हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए बढ़ रहा है, यूएस के लिए क्या हो रहा है, वहां के लिए कम हो रहा है। अब देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। डिक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई कर, ये डिमांड कर, यहाँ पे पॉइंट बन रहा था, ये कितनी थी, 200 थी, 60 थी। अब क्या हुआ, सप्लाई हो गई ज़्यादा, सप्लाई हो गई यहाँ पर ज़्यादा, तो सप्लाई हो गई सप्लाई हो गई कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 से 100 हो गई, तो रेट क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, $1 के लिए कितने रुपए दे रहे थे, पहले दे रहे थे 60, अब कितने दे रहे हैं, $1 के लिए हम रुपीस दे रहे हैं 70, यानी कि हमारी क्या हो गई, करेंसी हो गई वीक। करेंसी वीक होती है तो हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रीशिएशन। अभी हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया हमारे दो रेट होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं फ्लेक्सिबल रेट, एक होते हैं फिक्स्ड रेट। हमने फ्लेक्सिबल तो पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट क्या होता है, तो फिक्स्ड रेट क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल रेट तो हमारा डिमांड और सप्लाई से अपने आप निकल जाता है, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये रेट होता है फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस रेट को फिक्स्ड कर देती है अपने आप। तो ये क्या होता है, यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास हो सकती है, जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है और जो फ्लेक्सिबल रेट है, डिमांड एंड सप्लाई से बना है, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई से रेट बना है और जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेट। कभी क्या होगा, कभी ये ज्यादा हो जाएगा, कभी क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, कभी ये ज्यादा हो रहा है इस अगर तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो रहा है तो ये कम हो जाएगा, कभी ये ज्यादा हो जाएगा, कभी ये ज्यादा हो जाएगा, कभी ये वाला कम हो जाएगा, कभी ये वाला कम हो जाएगा, ऐसे इनके साथ होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि ज्यादा और कम होने से क्या असर पड़ेगा। अब देखते हैं सबसे पहले जो फिक्स्ड रेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, वो ज्यादा हो जाएगा फ्लेक्सिबल से, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये देखो, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड का कर्व है, ये हमारा ऐसे मिल रहा था, 200 थी और 60 थी। अब क्या हुआ, जो हमारा रेट था ना वो फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट था, वो ज़्यादा था, यानी कि 70 पे फिक्स्ड किया हुआ था उन्होंने। अब 70 में फिक्स्ड करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, वो कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक हमारी सप्लाई आ जाएगी, वो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। सप्लाई कितनी होनी चाहिए थी, सप्लाई यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम इस इक्विलिब्रियम को मीट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी सप्लाई। इसी तरीके से अगर फिक्स्ड रेट कम हो जाएगा, इस ग्राफ में देखते हैं, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये 60 था, ये 200 था, 60 से ये कितना हो गया, 50, यानी कि कम हो गया। अब हम यहाँ पे थे और यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने की वजह से हमारा क्या होगा, रेट क्योंकि गवर्नमेंट ने कम किया हुआ है तो हमारी लेस सप्लाई हो जाएगी। लेस सप्लाई यानी कि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होने की वजह से जो उसका रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड रेट को अगर ज़्यादा फिक्स्ड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देती है तो क्या दिक्कत होती है, और अगर उसे कम फिक्स करती है तो क्या दिक्कत होती है, वो हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 4, अदर एक्सचेंज रेट। अदर एक्सचेंज रेट कौन से होते हैं, एक हमने पढ़ लिया फ्लेक्सिबल, एक हमने पढ़ लिया फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल क्या होता है, डिमांड और सप्लाई से वो निकलता है। फिक्स्ड क्या होता है, डिमांड और गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है। अब हम देखते हैं दो ओल्ड टाइप के एक्सचेंज रेट, क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या करते हैं ना, हर कोई अपनी करेंसी को गोल्ड के फॉर्म में एक्सचेंज रेट के ऊपर लाता है और सब एक दूसरे के एक्सचेंज रेट को गोल्ड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। देखो, एंड ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक ओल्ड वेरिएंट है। ईच करेंसी नीड टू वैल्यू इट्स करेंसी एट गुड्स गोल्ड एज गोल्ड की फॉर्म में हर किसी को अपनी करेंसी को वैल्यू करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे किसकी करेंसी ज्यादा है और किसकी करेंसी कम है। जैसे ₹1 में सपोज 0.1 ग्राम गोल्ड आ रहा है और $1 में सपोज 0.5 ग्राम गोल्ड आ रहा है। इसका मतलब उनकी हमारे से 5x करेंसी क्या है, स्ट्रोंग है। तो इस तरीके से
हम देखेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर कोई अपनी गोल्ड की फॉर्म में क्या करेगा, करेंसी को वैल्यू करेगा और फिर देखेगा किसकी करेंसी अच्छी है और किसकी करेंसी वीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम गोल्ड में वैल्यू कर रहे हैं। और ब्रिटन वुड्स सिस्टम या एडजस्टेबल पैक सिस्टम में हम क्या करेंगे, यूएस डॉलर की फॉर्म में वैल्यू करेंगे। जैसे सपोज ये है रुपीज, ये है पौंड। पौंड कहाँ चलता है, इंग्लैंड या यूरोप में पौंड्स वगैरह चलते हैं। तो हमने क्या किया, एक रुपीस में 0.1 यूएस डॉलर आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पौंड में 0.5 यूएस डॉलर आ रहा है। तो इनकी क्या है, इनकी भी 5x हमसे ज़्यादा क्या है, इकोनॉमी ज़्यादा है। तो इसमें क्या किया हमने, गोल्ड में वैल्यू किया, इसमें क्या किया हमने, यूएस डॉलर में वैल्यू किया। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 4 जो कि है मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो क्या हुआ, हमने डिमांड एंड सप्लाई से भी फ्लेक्सिबल देख लिया, फिक्स देख लिया, गवर्नमेंट भी फिक्स कर सकती है। लेकिन यार इनमें पता है कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को आना पड़ता है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारे इंडिया का क्या है, आरबीआई, इसको ना कभी कभी एक्सचेंज रेट को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से फिक्स करना पड़ता है। कभी ज्यादा करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इसे कैसे करता है ये हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले देखते हैं मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है। सम टाइम सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल उसको करना पड़ेगा। हाउ, वो कैसे करेगा ये हमारे सिलेबस में है। बाय परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी। आपने देखा होगा जो आरबीआई होता है उसके पास फॉरेन करेंसी का भंडार होता है। जो आरबीआई है उसके पास फॉरेन करेंसी का ना भंडार होता है। वो फॉरेन करेंसी से क्या करता है, या तो उन्हें परचेज कर लेता है और सेल कर लेता है। उससे क्या होता है, उससे जो परचेज और सेल करने के बाद जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है, एक्सचेंज रेट है, वो कम और ज्यादा हो जाता है। कैसे होता है देखो, सपोज आरबीआई को करना है, आरबीआई को रेट इंक्रीज करना है, तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे वो सेल कर देगा किसे, फॉरेन करेंसी को। उसके पास जो फॉरेन करेंसी है उसे सेल कर देगा। अब फॉरेन करेंसी को अगर वो सेल कर देगा मार्केट के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी जो क्या आएगा, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्राइस रिड्यूस होगा तो जो हमारा रुपी है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, अगर यूएस डॉलर का प्राइस रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे रुपी का प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, हमारा जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रेट डिक्रीज वो कैसे करेगा, परचेज करके। अगर वो फॉरेन करेंसी को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, तो जो डिमांड है इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर से सारी कौन ले गया, आरबीआई ले गया। अब क्या होगा, जो प्राइस है यूएस डॉलर का वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारी किसी भी चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, डिमांड किसी भी चीज की कम हो जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, उसका प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यूएस डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो रुपी की वैल्यू जो है वो अपने आप गिर जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 5 और टॉपिक 6, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट। कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि ये जो कंपोनेंट्स है एक्सचेंज रेट की, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और ये आते कहां से हैं। देखो दो चीज हम देखेंगे कि हम इन्हें देंगे कहां पे, मतलब फॉरेन करेंसी जो हमारे पास है रिजर्व बैंक में, आरबीआई के पास है, वो देगा कहां पे और वो आएंगे कहां से। आरबीआई के पास आई तो होगी ना वो करेंसी, तो वो आएंगी कहां से। सबसे पहले देखते हैं कि हम देंगे कहां पे। पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर हमने किसी से इंटरनेशनली लोन लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, तो वापस करने के लिए हम रुपी में करेंगे। वो बोलेंगे हम रुपी का क्या करें, हमारी करेंसी में करो। तो हमारी करेंसी कौन से में, इंटरनेशनल करेंसी में हमें उसे करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत हमें वहां पे पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें यूएसए में इन्वेस्ट करना है तो यूएस डॉलर में करना होगा, इंग्लैंड में करना है तो पौंड्स में करना होगा, यूरोप में करना है तो यूरो में करना होगा, वगैरह वगैरह। इंपोर्ट्स, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें पैसे देने पड़ेंगे। उनको हम रुपये में नहीं दे सकते, उसमें देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट परचेज अब्रोड, अगर हमें अब्रोड से डायरेक्ट परचेज करना पड़ेगा कुछ भी चीज, तो हमें पेमेंट किस में करेगी, उनकी करेंसी में, जिससे हम एक्सचेंज कर पाएंगे। ग्रांट एंड डोनेशन, हमें डोनेशन किसी से लेना है या देना है तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। पेमेंट ऑफ इनकम, रेंट एक्सेट्रा, अगर हमें किसी को रेंट देना है, यूएसए में हमें रेंट देना है, यूएसए को किसी भी चीज का, हम उनके पोर्ट को यूज कर रहे हैं जहां पे शिप वगैरह आती है, तो वहां पे किसे देना पड़ेगा, उनके डॉलर में देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें एक्सचेंज करेंसी की जरूरत पड़ेगी, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक वगैरह जो हम फॉरेन के खरीदते हैं उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। अब सप्लाई, हमारे पास फॉरेन करेंसी कहां से आएगी, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट्स, अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा, हम किसी को सामान देंगे तो वो क्या करेंगे, हम उससे उसकी करेंसी ले लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर हमें इन्वेस्टमेंट कोई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी यूएसए
इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, हम उससे उसकी करेंसी लेंगे और इन्वेस्टमेंट दे देंगे उसे इंडिया के अंदर। उसके बाद डायरेक्ट सेल, अगर हमें कोई डायरेक्ट सेल करेगा या फिर हम किसी को डायरेक्ट सेल करेंगे तो किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। लोन, अगर हमें कोई लोन की रीपेमेंट करेगा तो हम किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में उससे ले लेंगे। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमें ग्रांट्स एंड डोनेशन किसी को देना है या लेना है तो फॉरेन करेंसी में। इनकम रिसीव्ड, अगर हमें इनकम रिसीव हुई तो किस में होगी, फॉरेन करेंसी में। रेमिडेंस ऑफ एनआरआई, एनआरआई को होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होते लेकिन इंडिया में आते हैं। सपोज यूएस का एक इंसान है जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर आया, तो वो क्या करेगा, वो यूएस डॉलर में खर्चा करेगा, तो उससे क्या होगी, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहां होता है, जहां पर ये जो करेंसी है ये एक्सचेंज की जाती है, रुपीस डॉलर से, डॉलर पौंड से, पौंड यूरो से, वगैरह वगैरह जो होती है वो कहां होती है, मार्केट के अंदर। इसकी मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की मार्केट जहां होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी मार्केट। अगर हमें कोई करेंसी चाहिए तो हम मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, फॉरेन करेंसी मार्केट में जाके, ये बाजार नहीं होता। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ट्रांसफर फंक्शंस, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मतलब लिमिट लगाना, ऐसा ना होना चाहिए सारे के सारे यूएस डॉलर इंडिया खरीद के लिया है तो यूएस के और लोग कहां खरीदेंगे, तो उसमें क्या होगी, लिमिट लगाना इसका फंक्शन होता है। क्रेडिट फैसिलिटी, एक इंसान अगर उधार पे खरीद रहा है कोई भी करेंसी तो वो एक लिमिट तक खरीद पाए, उसकी क्या होती है, वो मार्केट से होता है, ध्यान रखता है। इसके बाद ट्रांसफर फंक्शन, अगर हमें इंडिया के रुपीज को यूएस डॉलर में ट्रांसफर करवाना है तो वो कौन करवाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखते हैं ऑपरेशंस क्या होता है। देखो ऑपरेशंस इसके कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इसके दो ऑपरेशंस होते हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी कि एट प्रेजेंट काम करना, एट प्रेजेंट काम करना, और फॉरवर्ड मार्केट यानी कि इन फ्यूचर में काम करना। जैसे सपोज हमारे पास कोई करेंसी है तो हम उसे एट प्रेजेंट अगर काम कर रहे हैं उस करेंसी के ऊपर तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर हम फ्यूचर में कोई करेंसी के ऊपर काम करने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं। स्पॉट मार्केट क्या होता है, करेंसी ट्रांसफर का काम करता है एट आ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फ्यूचर के अंदर नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, करेंसी ट्रांसफर करता है लेकिन फ्यूचर में, कहां नहीं करता, एट टाइम, फ्यूचर में करता है। अब हम फ्यूचर में करते क्यों है, देखो मुझे यूएस डॉलर देख के रुपीस खरीदना है तो यार वो मैं आज खरीद लूंगा ना, मैं फ्यूचर की बात अभी क्यों सोचूं। तो फ्यूचर के लिए हम क्यों करते हैं, फ्यूचर में हम इसीलिए करते हैं अवॉइड रिस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए, आज मुझे जैसे यूएस डॉलर जो है वो मिल रहा है 60 रुपीज में, लेकिन आज मुझे नहीं खरीदना, मुझे एक साल के बाद खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एक साल बाद भी मुझे ये 60 का मिलेगा। अब मान लो एक साल बाद यूएस डॉलर जो है उसकी वैल्यू कितने की हो गई, ₹70 की हो गई, लेकिन मुझे तो 60 में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किया हुआ है यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके क्या होता है, अवॉइड हम रिस्क कर सकते हैं, क्या पता यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए। स्पेकुलेटिव गेन भी कर सकते हैं। सपोज हमने 60 की जगह 70, अब मैंने 70 का खरीद लूं और अभी का अभी बेच लूं, सॉरी 60 का अब मैं खरीद लूं अभी का अभी बेच लूं, तो 10 का क्या हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं।